Hi everyone, welcome to Quantum Minds. So this is class 8 of teaching methodology series and I hope कि आपको जो है सारे questions जितनी भी classes में कराए गए हैं वो clear हो गए होंगे and आपका उससे जो concept है वो भी build up हो रहा है। इसका फायदा ये होगा कि आप इन क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे अगर इससे सिमिलर या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको भी ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। इससे आपकी नॉलेज जो है वो बिल्डअप होगी एंड आप क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी अच्छी बनेगी। तो आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं अपनी, जो कि बाकी क्लासेस की तरह ही बेहतरीन होगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ब्लैंक इज ड्रामेटाइजेशन। ब्लैंक शब्दों का उपयोग किए बिना नाटकीय रूपांतरण है। इज ड्रामेटाइजेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, कि ऐसा कोई ड्रामा है जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा है, शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, बट रिलाइंग सोलेली ऑन फिजिकल मूवमेंट्स, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू कन्वे द आइडिया। कोई वर्ड्स यूज नहीं हो रहे, शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, किससे क्या व्यक्त किससे किया जा रहा है, शारीरिक गतिविधियों से, हाव भाव से, एक्सप्रेशन से एंड जो चेहरे की फेशियल एक्सप्रेशंस है उनके द्वारा जो है अपनी बात कही जा रही है। ऐसा कौन सा ड्रामा होता है जिसमें ऐसा होता है कि बिल्कुल बोलते नहीं है? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट है शेयरिंग, शेयरिंग बोला जाता है इसे। सेकेंड है टैब्लोएक्स, चित्रों के माध्यम से। थर्ड इज स्पॉटलाइटिंग एंड फोर्थ इज पैंटोमाइम, मुकाभिनय। ठीक है, तो इस ये जो ड्रामेटाइजेशन होता है वो होता है मुकाभिनय, पैंटोमाइम। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ। पैंटोमाइम में जो है ये एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है जिसमें जो परफॉर्मर होता है वो कम्युनिकेट करता है किससे? एक्सप्रेशंस के थ्रू। जो एक्सप्रेशंस, फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं उनके थ्रू करता है और उसके माध्यम से जो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से, मूवमेंट से बताता है कि वो स्टोरी क्या है, किसी स्टोरी के बारे में। उसमें वो वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। इसको बोला जाता है पैंटोमाइम, मुकाभिनय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये जो टॉपिक है हमने वीकली टारगेट्स में भी रखा था एंड आई होप यू विल अंडरस्टूड इट नाउ कि अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये क्वेश्चन है इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्रेक डाउन अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स रिवीलिंग द रिलेशनशिप अमंग दैम। कि इनमें से ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी है उसमें कौन सा ऐसा वो है कि इनमें जो बताया था, उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी जिसमें ब्रेक डाउन होता है अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। किसी चीज को ब्रेक डाउन किया जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में, रिवीलिंग द रिलेशनशिप अमंग देम, जिसमें कोई ना कोई रिलेशनशिप होती है उन पार्ट्स में। ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक डोमेन में निम्नलिखित में से कौन संचार को उसके घटक भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तथा उनके बीच संबंधों को प्रकट कर सकता है? ऐसा कौन सा वो जो है, जो उन्होंने लेवल्स दिए थे उसमें कौन सा लेवल ऐसा करता है, किस लेवल में ऐसा होता है? तो देखिए जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इन्होंने जो है 6 मेजर लेवल्स दिए थे, 6 मेजर लेवल्स। ठीक है, 6 भाग में इन्होंने विभाजित किया था, जिसमें जो मेजर कैटेगरीज है वो फर्स्ट है नॉलेज, ज्ञान। सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड इज एप्लीकेशन, आवेदन। एंड फोर्थ इज एनालिसिस, एनालिसिस। फिफ्थ इज सिंथेसिस, सिंथेसिस। एंड सिक्स्थ इज इवेल्युएशन। राइट। तो देखिए जो जो पार्ट है इनमें से कौन सा लेवल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, ब्रेकडाउन की बात होती है, वो होता है आपका एनालिसिस में।
एनालिसिस में। तो इसका आंसर जो है एनालिसिस हो जाएगा। नॉलेज में कितना रिमेंबर हुआ है, कितना उसने जो है कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त की है, वो बेस्ड होती है। कॉम्प्रिहेंशन किसी चीज़ का मतलब निकालने से रिलेटेड होता है। एप्लीकेशन, आप उस ज्ञान को किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है, किस सिचुएशन में आप उस ज्ञान को अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है। एनालिसिस में जो है ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है, किसी एक होल चीज को, पूरी चीज को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना, ब्रेकिंग डाउन अ होल थिंग इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। तो यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन की ही बात हो रही है, तो ये एनालिसिस में होता है। सिंथेसिस में आप जो है पार्ट्स से कोई चीज एक ओवरऑल सिंथेसाइज करते हैं, तो पार्ट्स को जोड़ के जो है आपने एक न्यू एंड इंटीग्रेटेड एक चीज फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे जोड़ना होता है। एनालिसिस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। 6 है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में इवेल्युएट करते हैं आप पूरे प्रोसेस को, क्या आपने सीखा है, जजमेंट्स बनाते हैं, ये सब इंक्लूड होता है। तो ब्रेकिंग डाउन होता है एनालिसिस में, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज द बेसिक फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन आर प्यूपिल। जो बेसिक फैक्टर्स है, मूल कारक है शिक्षा के, वो है प्यूपिल है विद्यार्थी, टीचर शिक्षक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शिक्षण संस्थान, और क्या है इसके अलावा। फर्स्ट ऑप्शन इज करिकुलम, सेकेंड इज स्टेशनरी, थर्ड यूनिफॉर्म, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रम इसके मूल कारक होंगे शिक्षा के। ठीक है। Question number 4 is which method is based on the philosophy of pragmatism and the principle of learning by doing। इनमें से कौन सा मेथड है जो philosophy of pragmatism, व्यवहारिकता के दर्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, कि करके सीखना, कोई चीज बच्चा जो है करने के बाद सीखता है, वो किस पे, कौन सा मेथड इनमें से बेस्ड है उस पे। फर्स्ट है असाइनमेंट के द्वारा, ऐसा कि बच्चा जो है करके चीजें सीख रहा है। सेकेंड है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। थर्ड है प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। तो देखिए, जो लर्निंग बाय डूइंग होती है वो होती है प्रोजेक्ट मेथड में। प्रोजेक्ट के द्वारा बच्चा जो है रियल जो चीज़ों से है उनसे डील करता है, वहाँ पे लर्निंग को रियलिस्टिक होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है प्रोजेक्ट मेथड में। ठीक है। ये बेस्ड होता है किस पे, फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म पे, व्यवहारिकता के दर्शन पे बेस्ड होता है, एंड ये होता है लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड। तो जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो होता है लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड होता है, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द चाइल्ड। इनमें से कौन सा जो है कारण है कि बच्चा जो है वो फेल हो रहा है, फेलियर ऑफ द चाइल्ड पे। फर्स्ट है इमोशनल इम्बैलेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का भावनात्मक असंतुलन, कि जो बच्चा है वो भावनात्मक इमोशनली जो है इम्बैलेंस्ड बिहेवियर शो कर रहा है, वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। सेकेंड है इनएप्रोप्रिएट फैमिली इन्वायरमेंट, जो उसका फैमिली इन्वायरमेंट है, पारिवारिक वातावरण है, वो उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है, वहाँ पे जो है उसको अच्छी चीज़ें सीखने को नहीं मिल रही है, गंदी चीज़ें सीखने को मिल रही है, या फिर वो परेशान है फैमिली के वजह से, कोई उसको फैमिली की जो चीज़ें हैं वो उसको प्रॉब्लम दे रही है। तो फैमिली का इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, जितना अच्छा फैमिली का इन्वायरमेंट होगा बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। थर्ड है नॉट सेटिंग द प्रायोरिटीज राइट, कि प्राथमिकताएं जो है उसकी प्रायोरिटीज जो है वो सही ढंग से निर्धारित नहीं है। तो तीनों ही रीजन सही है कि तीनों ही फैक्टर्स पे जो है बच्चे की जो नॉलेज है वो बेस्ड होती है। तो यहाँ पे जो फेलियर का कारण बनेगा, तीनों ही चीजें बनेगी, कि बच्चे का भावनात्मक वो असंतुलित है, अनुपयुक्त है पारिवारिक वातावरण, थर्ड है उसकी प्राथमिकताएं जो है वो सही ढंग से निर्धारित नहीं की गई है। तो तीनों ही जो फैक्टर्स है वो सही होंगे, तो ऑल ऑफ द अबाउ विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इनमें से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत, वो किसने प्रतिपादित किया था, किसने बताया था। फर्स्ट है पियाजे, सेकेंड है ब्रूनर, थर्ड है पावलोव एंड फोर्थ है स्किनर। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी वो थी पावलोव की, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 इज मैस्लोज थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड। मास्लो के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ नीड कहा जाता है, फिजिकल थ्योरी, थर्ड है स्ट्रॉन्ग विल पावर थ्योरी एंड फोर्थ इज ड्राइव थ्योरी। जो मैस्लो थ्योरी का दूसरा नाम है वो है थ्योरी ऑफ नीड, आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो ने जो है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया था, इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है।
ये जो है इन्होंने थ्योरी ऑफ नीड, जरूरतों के हिसाब से जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बनाए थे। जो सबसे नीचे पहले आता है वो आता है फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स इन्होंने जो है मतलब मोस्ट बेसिक नीड्स जो है उनको सबसे नीचे रखा था। मोस्ट बेसिक नीड्स, मोस्ट बेसिक नीड्स टू मोस्ट एडवांस्ड नीड्स। एडवांस्ड नीड्स मतलब बेसिक नीड्स से लेके एडवांस नीड्स तक इन्होंने हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया था। फर्स्ट आगे फिजिकल नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती है कि इंसान को चाहिए ही चाहिए, जैसे कि खाना चाहिए उसको, पानी चाहिए और कोई छत चाहिए अपने लिए और कपड़े चाहिए, तो ये फिजिकल नीड्स है, इनकी तो रिक्वायरमेंट होती ही है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है सिक्योरिटी, कि उसकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी में आ गया कि कैसा उसका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, जो मतलब उसकी क्या एम्प्लॉयड है या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट, उसको कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए अपना जीवन का गुजारा करने के लिए, तो ये सिक्योरिटी नीड्स में आ गया है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स भी बोल सकते हैं आप इसको, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वो है लव, लव एंड बिलोंगिंग्स। ये जो थर्ड आती है बेसिक, इन बेसिक नीड्स के बाद जो थर्ड वाली नीड आती है वो आती है कि उसको अपने लिए फैमिली भी जो है उसको उसकी तरफ भी ध्यान देना है, फ्रेंडशिप में भी होता है, उसके दोस्त वोस्त भी होने चाहिए, ये सब रिश्ते नाते जो है वो इसमें आ जाएंगे लव एंड बिलोंगिंग्स में। उसके बाद है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम कि उसको लव एंड बिलोंगिंग्स ये सब भी मिल चुका है, अब वो क्या करेगा, अपने सेल्फ एंड एस्टीम पे ध्यान देगा, जो कि कॉन्फिडेंस हो गया, उसके अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान देगा। रेस्पेक्ट, उसको क्या रेस्पेक्ट चाहिए, रेस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही, ये उसको जरूरत होगी। एंड जो लास्ट जो सबसे टॉप मोस्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें ये मॉरलिटी ये सब आ जाता है। मॉरलिटी होता है क्रिएटिविटी, किस तरह से वो सिचुएशन में बिलीव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से उसने जो है सारा मॉरलिटी के बेस्ड पे उसका बिहेवियर होगा। तो उन्होंने जो है ये लेवल्स दिए थे, किससे, मोस्ट बेसिक नीड्स से लेके मोस्ट एडवांस्ड नीड्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो नीड्स के आधार पर थ्योरी थी, इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ नीड भी बोला गया था। तो मैस्लोज थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ नीड भी कहलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिंग भेदभाव, वो फर्स्ट है डायरेक्ट, डायरेक्ट भी हो सकता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्टली भी जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन सही है, जो लिंग भेदभाव डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। डायरेक्ट तो आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा कि बोलते कि ये चीज जो है वो लड़की को ही करनी चाहिए, ये चीज लड़के के लिए बनी है। तो ये पहले से ही रोल जो है इन्होंने सोसाइटी के द्वारा जो है बांट दिए गए हैं। ये डायरेक्टली भी शो करते हैं, लोग साफ साफ बोल देते हैं कि ये लड़की का ही काम है, ये लड़की ही करे तो ही सही है, ठीक है। और इनडायरेक्टली आप देखेंगे कोई एग्जाम होता है जहाँ पे जैसे कि हाइट जो है वो फिक्स कर दी गई है पूरे टोटल जो है वैकेंसीज के लिए, और वहां पे जो है हाइट का मान लो रोल भी नहीं है, फिर भी वहां पे हाइट जो है दे दी गई है एक बेसिक क्राइटेरिया कि होना ही चाहिए इस एग्जाम को फिल करने के लिए। तो जहाँ पे रोल नहीं है हाइट का फिर भी हाइट दी जा रही है, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन साफ जो है इनडायरेक्टली दिख रहा है आपको, डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली जो है डिस्क्रिमिनेशन शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्टली भी होता है और कई केसेस में इनडायरेक्टली भी होता है, दोनों ही देखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। फर्स्ट है एम एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होगा ऑफ कोर्स जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एजुकेशन वगैरह दी जाती है जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए। सेकेंड है कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ एम्पावरिंग गर्ल्स थ्रू इनकलकेटिंग द वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड अदर लाइफ स्किल्स, कि मूल्यों दृष्टिकोण और अन्य जीवन कौशलों को विकसित करके लड़कियों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में योगदान दे। तो ये भी है एजुकेशन का मोटो। तो ये दोनों ही जो है ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी करेक्ट। आपसे करेक्ट ही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज। जो टेक्स्ट बुक होती है पाठ्य पुस्तक, उसका किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी विषय के अध्ययन के लिए।
सेकंड है अध्ययन के लिए, थर्ड है एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए, फोर्थ है राइटिंग लेखन। तो देखिए इन सब में जो सबसे अप्रोप्रिएट जो रीजन होगा कि टेक्स्ट बुक को किस लिए यूज किया जाता है, किसी चीज को पढ़ने के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती है, तो आप किसी स्पेसिफिक विषय को पढ़ने के लिए जो है टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं, पाठ्य पुस्तक का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट एलिमेंट डज आर्ट इंक्लूड, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो आर्ट कला के जो मेन जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा इनमें। फर्स्ट डेवलपमेंट विकास, सेकंड है हैप्पीनेस प्रसन्नता, थर्ड है स्किल कौशल, फोर्थ है टैलेंट प्रतिभा। तो देखिए आर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्किल कौशल, कौशल को जो है इंक्लूड किया जाता है मेनली आर्ट में, तो स्किल विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच एज रेंज इज एसोसिएटेड विद लेटर चाइल्डहुड। अब देखिए लेटर चाइल्डहुड में कौन सी एज आएगी, 6 से 12 साल। यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड की बात की गई है, एक है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। दूसरा होता है ये डेवलपमेंट में होता है, डेवलपमेंट में पढ़ा होगा कि जो चाइल्डहुड है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, और एक होता है लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो है 2 से लेके 6 साल तक, 2 to 6 ईयर्स इंक्लूड होगी। यहाँ पे 6 से लेके 12 साल, 6 to 12 ईयर जो है लेटर चाइल्डहुड में आएगा, राइट। तो 6 to 12 ईयर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लेटर चाइल्डहुड को आप जो है अलग नाम से ये भी आ सकता है कि गैंग एज भी बोला जाता है इसको, लेटर चाइल्डहुड को प्ले एज भी बोला जाता है, या फिर एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है। ठीक है, कोई भी आए तो ये इसकी एज जो होती है 6 से 12 साल, एलिमेंट्री स्कूल एज, राइट। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड का हमने एक क्वेश्चन किया भी था जहाँ पे लैंग्वेज जो है वो डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, और उसको क्यूरियोसिटी एज भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है अंडर विच ऑर्गेनाइजेशंस एडिड प्रोजेक्ट डिड एनसीईआरटी डेवलप एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टाइटल्ड साइंस इज डूइंग। जो एनसीईआरटी ने एक मटेरियल डेवलप किया है, कौन सा, साइंस इज डूइंग, कि जो साइंस है वो करके ही सीखता है, जैसे प्रोजेक्ट हो गई, प्रैक्टिकल्स के माध्यम से जो है साइंस को सीखा जाता है। ऐसे नहीं कि रोट मेमोराइजेशन हो जहाँ पे रट्टाफिकेशन हो रहा है, कि सिर्फ जो है लर्न की जा रही है, पढ़ी जा रही है चीजें और ऐसे ही याद की जा रही है बिना किसी कॉन्सेप्ट के। तो जितना बच्चा जो है साइंस को किससे सीखता है, डूइंग से, करके, कहाँ, किसी प्रैक्टिकल के माध्यम से, किसी और चीज के माध्यम से। तो साइंस इज डूइंग ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया था एनसीईआरटी ने, डेवलप किया था किस ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से, जो अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट है WHO के माध्यम से किया था, यूनिसेफ की हेल्प से किया था, थर्ड है OECD, फोर्थ इज यूनेस्को। तो जो ये साइंस इज डूइंग प्रोजेक्ट डेवलप किया था वो किसकी हेल्प से किया था, यूनिसेफ के द्वारा। यहाँ पे यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसमें जो है इनकी हेल्प से ये प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया था, साइंस इज डूइंग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है द RTE एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो RTE एक्ट है वो प्रोवाइड करता है क्या, कि जो चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, टू द चिल्ड्रन ऑफ विच एज, की एज जो गैप है वो कितना, कौन सा एज वो आएगा यहाँ पे, एज ग्रुप कौन सा आएगा, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसमें स्पेशल नीड्स के भी इंक्लूड हो गए। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में जो सारे बच्चों को कौन से एज ग्रुप है जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। पहला है 6 to 14, सेकेंड है 2 to 14 ईयर्स, थर्ड है 6 to 18 एंड फोर्थ इज 1 to 18 ईयर्स। तो देखिए जो RTE एक्ट है वो फ्री, ये प्रावधान दिया गया है कि राइट, किसी भी बच्चे को अधिकार होगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का। वो एज ग्रुप आएगा यहाँ पे 6 से लेके 14 साल के बच्चे को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। कोई भी स्कूल है उनकी एजुकेशन को जो है रोक नहीं सकता, उनको, जो कोई गरीब फैमिली से उनको भी शिक्षा का प्रावधान है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखी गई है 6 to 14 ईयर्स के बच्चे के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है क्ले इज अ मटेरियल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। जो क्ले मटेरियल है किसका, विजुअल आर्ट्स, दृश्य कला और शिल्प की एक सामग्री है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्ले, जो इम्पोर्टेंस है क्या होती है क्ले की। फर्स्ट है इट एनहेंसेस क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, रचनात्मकता को। इट डेवलप्स द फाइन मोटर स्किल्स, ये सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास करता है। एंड जो ये थर्ड हो जाएगा
वो होगा आपका इट हेल्प्स इन हैंडलिंग आई हैंड कोऑर्डिनेशन। जो ये आई हैंड, आंख और हाथ के संयोजन को भी संभालने में मदद करती है। तो तीनों ही फैक्ट। फोर्थ भी है इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन और बिल्ड्स इंटरेस्ट इन आर्ट एक्टिविटीज। ये जो है एकाग्रता बढ़ाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है और कला गतिविधियों में रुचि भी बढ़ाती है। तो देखिए, ये जो क्ले होती है एक मटेरियल है, आप एक लर्निंग मटेरियल की तरह भी बोल सकते हैं इसको, जो विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में यूज किया जाता है। कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या पूछी गई है, तो क्रिएटिविटी बढ़ाएगा ऑफ कोर्स, कि अलग अलग जो है आप क्ले से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी को, आपका दिमाग जो है क्रिएटिव तरीके में वो बिहेव करता है कि किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए क्ले की हेल्प से। तो फर्स्ट सही है। सेकेंड है इट डेवलप्स द फाइन मोटर स्किल्स, आपके फिंगर्स का यूज हो रहा है अच्छे से, जो आपकी हैंड मूवमेंट्स यूज हो रही है, तो फाइन मोटर स्किल्स को भी बढ़ा रहा है। थर्ड है इट हेल्प्स इन हैंडलिंग आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो अच्छे से जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो पाएगा। फोर्थ है इट इंप्रूव्स कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, आपका कोई चीज बना रहे हैं क्ले से। तो चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये थे अपने 15 क्वेश्चन आज की क्लास के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।